तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूं तो आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिस कहानी में न जाने कितने रिश्ते नाते उलझ जाएंगे। और आज की कहानी में जिस हिसाब से कातिल ने जिस तरह का दिमाग लगाया है, ऐसा दिमाग शायद किसी फिल्म में देखने को मिले। और बड़े दावे से कहता हूँ कि ऐसी फिल्में शायद हमारे बॉलीवुड में बनती भी नहीं है। जिस तरह का दिमाग उसने लगाया, जिस हिसाब से उसने सबूत को छुपाया, और बाद में जब इस मामले का खुलासा हुआ तो ना केवल आसपास के सारे लोग हैरान थे, बल्कि पुलिस वाले, खासकर जो इस केस की इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे माननीय अखिलेश चौरसिया, इस केस का खुलासा करने के बाद कहीं ना कहीं वो भी बड़े हैरान होते हैं कि किस जहीन दिमागिता का कातिल था। यानी कातिल तो कई होते हैं, लेकिन जिस तरह से इसने दिमाग लगाया, जिस हिसाब से इसने सारी चीज़ें की, ऐसी मिसाल शायद हमारे हिंदुस्तान में एकाध मिलती है। आज की कहानी उत्तर प्रदेश की है। कहानी उत्तर प्रदेश के एक थाने की है और इस थाने का नाम है बिथरी थाना। दरअसल इसी बिथरी थाना के पदारतपुर में एक डॉक्टर का परिवार रहता था। परिवार के मुखिया डॉक्टर फारूक, पास में उनका एक क्लिनिक था। क्लिनिक ठीक ठाक चलता था, आसपास के लोग आते थे, इलाके में उनका नाम था। किसी को कोई दिक्कत होती या फिर रात को भी कोई परेशानी होती तो फ़ौरन डॉक्टर फारूक का वो रुख करते, डॉक्टर फारूक के पास जाते, डॉक्टर फारूक उन्हें दवा देते। उनकी दवाओं से लोग ठीक होते थे, लोगों को उनकी दवा सूट करती थी। इसीलिए आसपास के इलाकों में जो डॉक्टर फारूक का एक रसूख था, एक रुतबा था, नामी गिनामी डॉक्टरों में होता था। परिवार में डॉक्टर फारूक की 2 बेटियां थी, एक बेटा था, पत्नी थी, एक बूढ़ी माँ थी। ठीक ठाक पैसे थे, अच्छा खासा नाम, अच्छा खासा रुतबा था, सारी चीज़ें बहुत सही चल रही थी। बच्चे भी अभी छोटे थे, अपनी भी उम्र ज़्यादा थी नहीं। सारी चीज़ें ठीक चल ही रही थी कि अचानक से इसी साल 13 फरवरी की रात, या फिर कायदे से कहें 14 फरवरी की सुबह, यानी वैलेंटाइन डे, 14 फरवरी की सुबह अचानक से डॉक्टर फारूक का जो 10 साल का बेटा है जैद, सो के उठता है और उठने के बाद कुछ ऐसा देखता है जिसे देखने के बाद चीख निकल जाती है। उसकी चीख निकलती है, उस चीख को आसपास के लोग सुनते हैं। सारे लोग भाग के दौड़ के डॉक्टर फारूक के घर के अंदर आते हैं। अंदर का नज़ारा इतना खौफनाक था कि देखने के बाद वो लोग भी घबरा जाते हैं। दरअसल डॉक्टर फारूक के अंदर एक चाकू घुसा हुआ था। बगल में डॉक्टर फारूक की पत्नी नसरीन, वो भी मरी पड़ी हुई थी। बगल में जो डॉक्टर फारूक की माँ थी वो भी होश पड़ी थी, और इकलौता कोई जाग रहा था तो महज 10 साल का बेटा था। अब ये चीज़ देखने के बाद जो आसपास के लोग थे फ़ौरन बिथरी थाने में फ़ोन करते हैं, बताते हैं कि जो डॉक्टर फारूक है उनके घर पे किसी ने हमला कर दिया है और ये सारी चीज़ें हो गई हैं। डॉक्टर फारूक की भी शायद हालत गंभीर है, पत्नी भी शायद बचे या मरे, कुछ कहा नहीं जा सकता, माँ भी बेहोश है। लिहाजा अगर आप जल्द से जल्द आ जाइए, जल्द से जल्द इन्हें हॉस्पिटल लेके जाइए, पूरे क्राइम सीन को कब्जे में लीजिए और इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाइए। अब ऐसा फ़ोन एक सम्मानित डॉक्टर के परिवार के लिए आता है तो पुलिस महकमे में और उस थाने में एक तरह से हड़कंप मचती है। हड़कंप मचती है, थाने वाले फ़ौरन भाग के घर की तरफ जाते हैं। जाने के बाद उस घर को अपने कब्जे में लेते हैं। सारे लोग का आना जाना रोकते हैं और सबसे पहले चेक करते हैं कि कौन कौन बचा है, कौन कौन मरा है। डॉक्टर फारूक की पत्नी को चेक करते हैं तो उसकी सांसें टूट चुकी थी, वो मर चुकी थी। इसीलिए डॉक्टर फारूक की पत्नी को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं, उसकी बॉडी को। डॉक्टर फारूक के अंदर एक चाकू घुसा हुआ था, लेकिन किस्मत ऐसी थी कि वो चाकू ज़्यादा अंदर तक नहीं गया, महज थोड़ा सा खून बहा था। जैसे तैसे करके उस चाकू को निकाला गया, मलहम पट्टी की गई और जो डॉक्टर फारूक की माँ थी वो महज बेहोश थी। यानी 3 लोगों के ऊपर हमला हुआ था, 1 लोग मर चुके थे, 2 लोग घायल थे। अगर कोई सुरक्षित था तो महज 10 साल का बेटा जैद था, और महज वो इसलिए सुरक्षित था क्योंकि जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो ये सो रहा था। अब इतनी बड़ी घटना जब पदारतपुर गांव में घटती है तो सारे लोग एक तरह से हड़कंप में आ जाते हैं, सकते में आ जाते हैं कि आखिर हुआ क्या था, किसने किया था, कौन आके ऐसा कत्लेआम मचाया था। इस बात को जानने के लिए सारे लोगों में जिज्ञासा थी, कौतूहल थी। सबसे जल्दी पुलिस वालों को थी, चूँकि मामला एक सम्मानित डॉक्टर के परिवार का था।
पुलिस वाले सबसे पहले जो 10 साल का बेटा जैद है उससे पूछते हैं कि क्या कुछ हुआ था। पत्नी मर ही चुकी थी, डॉक्टर साहब भी होश में आते हैं, उनसे भी पूछा जाता है। तो जैद ने और डॉक्टर फारूक ने एक कहानी बताई और इस कहानी के हिसाब से जो कुछ हुआ था वो महज इतना सा था कि कुछ लोग आते हैं, आने के बाद घर में लूटपाट करने की कोशिश करते हैं। अब ये बात जब पुलिस वाले सुनते हैं तो फ़ौरन पूछ लेते हैं कि आपके घर में सिक्योरिटी थी, घर में लॉक लगा हुआ था, आमतौर पे कोई सोने जाता है घर के दरवाजे बंद कर लेता है, तो उन्होंने एंट्री कैसे ली। अब ये सवाल जब डॉक्टर फारूक से पूछा जाता है तो डॉक्टर फारूक कहते हैं कि उन्होंने दवाई का बहाना बनाया, मुझसे कहा कि ताला खोल दीजिए, दवा लेनी है। मैं डॉक्टर था, मेरा पहला धर्म था किसी की सेवा करना, किसी की दवा देना, इसीलिए मैंने दरवाज़ा खोला। वो लोग धड़धड़ा के मेरे घर में घुस गए, घर में लूटपाट करने की कोशिश की, इसीलिए मेरी पत्नी सामने आई, रोकने की कोशिश की, उन्होंने उसकी हत्या कर दी, मुझे चाकू मार दिया, दादी को धक्का दे दिया, दादी बेहोश हो गई। अब ये बात डॉक्टर फारूक जब बोलते हैं तो एक तरह से आसपास के इलाके में हड़कंप मच जाती है, चूँकि ये मामला डकैती प्लस मर्डर का था। सारे लोग डर भी जाते हैं कि कोई है, कोई गैंग आ चुकी है जो इस तरह से डकैती डाल रही है। आज डॉक्टर फारूक के घर में हुआ, कहीं किसी और के घर में ना हो जाए। सारे लोग डर रहे थे, पुलिस वालों से अनुरोध कर रहे थे कि साहब जल्द से जल्द जो भी हैं उन्हें सलाखों के पीछे कीजिए, क्योंकि जब इतने बड़े डॉक्टर के घर में ऐसी चीज़ हो गई तो हम लोग तो मजलूम लोग हैं, परेशान लोग हैं। अगर हमारे घर में आएगा तो शायद इतनी बड़ी कार्रवाई भी नहीं होगी। हम लोग अब जैसे तैसे थोड़ा बहुत सामान रखे हैं, वो भी लूट लेंगे, जान भी मार देंगे, कोई कार्रवाई भी नहीं होगी। इसीलिए आप जल्द से जल्द इन लोगों को पकड़िए, जो भी गैंग वाले हैं उनको सुलझाइए। पुलिस वालों के पास दोहरा प्रेशर था। एक उस परिवार का प्रेशर था कि जल्द से जल्द कातिल को पकड़ा जाए, दूसरा आसपास के लोगों का प्रेशर था, क्योंकि मामला डकैती का था तो सारे लोग डर चुके थे डकैती की वजह से। ये सारी चीज़ें चल ही रही थी, तब तक जो डॉक्टर फारूक की पत्नी नसरीन थी उसके परिवार वाले आ जाते हैं, यानी डॉक्टर फारूक के ससुराल वाले आते हैं। आने के बाद वो भी ठीक ठाक तरीके से प्रेशर बनाना चालू करते हैं, दबाव बनाते हैं कि जल्द से जल्द केस को सुलझाया जाए। पुलिस वाले अब इस केस में पूरी शिद्दत के साथ जुटते हैं। जुटने के साथ साथ आसपास के सारे इलाकों में छानबीन करते हैं। सारे इलाकों की जितनी भी संदिग्ध एक्टिविटी थी, ऐसे लोग जो रातों को घूम रहे थे, ऐसे लोग जिन्हें घर से बाहर देखा गया था, उन सारे लोगों को पुलिस वाले उठाते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं, आसपास पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं। लेकिन सारी पूछताछ में, सारी छानबीन में पुलिस वालों के हाथ ना कोई सुराग लग रहा था, ना कोई सबूत लग रहा था। जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा था, पुलिस वालों की हवा भी ख़राब होती जा रही थी, चूँकि जो मामला था, मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सारी जगह आ भी रहा था। पुलिस वाले परेशान होते हैं, हैरान होते हैं, उनकी रातों की नींद उड़ती है। चाहे पड़ोसी से पूछताछ कर रहे थे, वहाँ से भी कुछ नहीं मिल रहा था, चाहे आसपास संदिग्ध लोगों से पूछताछ करते हैं, वहाँ से भी कुछ नहीं मिल रहा था। जब सारी पूछताछ में, सारी छानबीन में पुलिस वाले हार जाते हैं तो उन्हें लगता है कि क्यों ना घर वालों से एक बार और पूछा जाए, हो सकता है कोई ऐसा क्लू हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो छूट रही हो, जो ये लोग ना बता पाए, उस टाइम घबरा रहे हों, शायद अब पूछ लिया जाए, अब बता दें। इसी उम्मीद के साथ पुलिस वाले उस 10 साल के बेटे जैद से पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि बेटा, जब तुम देख रहे थे कि कितने लोग थे, तो आपने देखा था कि कैसे लोग थे, क्या कदकाठी थी, कितने लोग थे। अब जैद से जब ये सवाल पुलिस वाले पूछते हैं तो 10 साल का मासूम बड़ा अजीब सा उत्तर देता है। वो कहता है कि साहब, मैंने देखा नहीं था किसी को, ये सारी बात तो मुझे मेरे पिता ने बताई कि इतने लोग आए थे, उन्होंने हमला किया, ये सारी चीज़ें हुई, मैं तो सो रहा था, मुझे कुछ पता ही नहीं है। अब ये बात जब पुलिस वाले सुनते हैं तो उन्हें बड़ा अजीब लगता है कि अगर घर में डकैती पड़ रही है, एक के ऊपर चाकू से हमला हुआ, एक का गला दबा के कत्ल कर दिया गया, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वहीं बेड पे 10 साल का बेटा, 10 साल की उम्र थोड़ी सी कम नहीं होती है, ठीक ठाक शरीर हो जाता है, तो 10 साल का बेटा अगर सो रहा था तो उसे भनक तक कैसे नहीं लगी। ये सवाल पुलिस वालों को कहीं ना कहीं खाए जा रहा था। अब चूंकि जैद ने अपने पिता का नाम लिया था कि ये सारे घटनाक्रम के बारे में मेरे पिता ने मुझे बताया, इसीलिए पुलिस वाले जैद के पिता डॉक्टर फारूक को उठाते हैं। उठाने के बाद जैसे ही पूछताछ करने की कोशिश करते हैं, तैसे ही पूरे इलाके के लोग थाने पहुंच जाते हैं
और सीधे सीधे शब्दों में कहने लगते हैं कि एक तो इनके घर पे इतना बड़ा हादसा हुआ है और आप इन्हीं से पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस वाले आसपास के लोगों को समझाते हैं कि ये हमारे जांच का एक प्रक्रिया है, एक सिस्टम है, हम इसी सिस्टम से काम करते हैं, आप लोग को कोऑपरेट करना चाहिए। चीज़ें चलती रहती हैं, गांव के प्रधान वगैरह आके मामले में दबाव बनाते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे डॉक्टर फारूक से पुलिस वाले पूछ रहे थे, चाहे घटनाक्रम के बारे में, चाहे उस क्राइम सीन के बारे में, चाहे सामान की चोरी के बारे में कि क्या कुछ गायब हुआ, क्या कुछ लूटा गया, सारी चीज़ों में जो डॉक्टर फारूक था बड़ा अजीब तरीके से जवाब दे रहा था। पुलिस वालों की जो नज़र है बड़ी पारखी होती है, मैंने हर वीडियो में कहा है। फ़ौरन इस चीज़ को पुलिस वाले भांपते हैं और अचानक से अपनी पूछताछ का जो रवैया है उस रवैये को चेंज करते हैं और इस बार अब सख्ती से पूछताछ करते हैं। अब जैसे ही सख्ती से पूछताछ करते हैं और इस बात की भनक गांव में जाती है, गांव वाले और नसरीन यानी कि जो मरी थी उसके माँ बाप और भाई, ये सारे लोग फिर से अपने दामाद के, अपने गांव के उस डॉक्टर के प्यार में पड़ते हैं और थाने आते हैं। फिर से कहते हैं कि आप गलत कर रहे हैं, आप जांच नहीं कर पा रहे हैं तो घर वालों को ही परेशान कर रहे हैं। पुलिस वाले फिर जैसे तैसे समझाते हैं, फिर मान मनौवल होती है, फिर से पूछताछ जारी होती है। तो लगभग 18 से 20 घंटे ये क्रम चलता रहता है। कभी पुलिस वाले समझा बुझा के भेजते, कभी वो लोग आके समझाते बुझाते कि ये डॉक्टर साहब बेकसूर हैं, आप परेशान कर रहे हैं। सारी चीज़ें हुई, सारी पॉलिटिकल चीज़ें उसमें एक्टिव हुई, लेकिन अंत में पुलिस वाले हार नहीं मानते और डॉक्टर फारूक से जब काफ़ी सख्ती से अपने पुलिसिया अंदाज में पूछताछ करते हैं तो अंत में डॉक्टर साहब जो थे वो टूटते हैं और टूटने के साथ साथ कहते हैं कि साहब जो कत्ल था वो मैंने ही किया है। अब ये बात जब पुलिस वाले सुनते हैं तो फिर से पुलिस वाले चौंकते हैं कि अगर कत्ल डॉक्टर फारूक ने किया तो अगर कत्ल इसने किया है, इसने अपने पत्नी की हत्या की, तो इसके शरीर के अंदर चाकू कैसे घुस गया, इसके सर पे कैसे चोट लगी। ये सारी चीज़ें पुलिस वालों के लिए बड़ी अजनबी सी लगती हैं। बहरहाल डॉक्टर फारूक से अब पुलिस वाले पूरी कहानी पूछते हैं तो जो कहानी डॉक्टर फारूक बताता है, इस कहानी के हिसाब से जो डॉक्टर फारूक और नसरीन थी, इन दोनों की शादी कई साल पहले हुई थी। शादी के बाद 2 बेटियां होती हैं, एक बेटा होता है। सारी चीज़ें ठीक ठाक चल रही थी, दोनों पति पत्नी में काफ़ी प्यार था। लेकिन इसी बीच डॉक्टर फारूक की ज़िंदगी में एंट्री होती है नसरीन की बहन की, यानी डॉक्टर फारूक की साली की। साली को देखता है डॉक्टर फारूक, देखने के बाद फ़ौरन पसंद करने लगता है। साली भी डॉक्टर फारूक के प्यार में पड़ जाती है। दोनों आए दिन बात करते, आए दिन एक दूसरे से मिलते, लेकिन जब जब डॉक्टर फारूक उससे शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता तो लड़की कहती कि मैं शारीरिक संबंध तभी बना सकती हूँ जब तुम मुझसे शादी करो। अब डॉक्टर फारूक पहले से शादीशुदा, अपनी साली से शादी कैसे करें, चूँकि आज के टाइम में 2 शादी एक तरह से पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर फारूक को अपनी साली से संबंध बनाना था, साली थी कि बिना शादी के संबंध नहीं बना रही थी। ये चीज़ें लगभग 1.5 सालों तक चली, यानी साल 2022 से साली से इसका अफेयर था, साल 2023 तक चली। साल 2023 तक जब ये चीज़ें चलती हैं, अंत में यही जब साल 2023 का वैलेंटाइन वीक आता है तो डॉक्टर फारूक कभी उसे रोज़ देता है, कभी चॉकलेट देता है, मीठी मीठी बातें करता, बार बार संबंध के लिए कहता, बार बार सारी चीज़ें कहता। अंत में जब साली परेशान हो जाती है, एक तरह से कहें तो घबरा जाती है या फिर इसके प्यार में पागल हो जाती है, अभी इसके दिमाग में क्या था वो तो साली ही जाने, तो अंत में एक लाइन बोलती है और इस लाइन में कहती है अगर तुम्हें मेरे साथ संबंध बनाना है तो मुझे शादी कर लो, और शादी अगर ऐसे पॉसिबल नहीं है तो एक काम करो, दीदी को रास्ते से हटा दो। अब ये बात जब डॉक्टर फारूक सुनता है तो हो सकता है साली ने यूं ही कह दिया हो, लेकिन डॉक्टर फारूक इस बात को बड़ी गंभीरता से लेता है। लेने के साथ फ़ौरन ही अपनी पत्नी नसरीन के कत्ल का प्लान बनाने लगता है। प्लान बनाने के साथ साथ प्लान को एग्जीक्यूट करता है और एजुकेशन में सबसे पहले अपनी दोनों बेटियों को उनके मामा के घर ननिहाल भेज देता है। बेटियों को भेजता है, भेजने के बाद इसकी किस्मत ऐसी थी कि कुछ ही टाइम पहले इसकी माँ का हाथ का एक्सीडेंट हुआ था, हाथ टूट गया था। माँ को थोड़ा बहुत दर्द हो रहा था तो माँ को ये नींद की दवा दे देता है, कायदे से कहें तो नशे का इंजेक्शन। माँ को इंजेक्शन देता है, देने के बाद माँ सो जाती है गहरी नींद में। 13 तारीख की रात को ये अपनी पत्नी के पास जाता है।
पत्नी किचन में खाना बना रही थी, उससे बस एक शब्द पूछता है कि तुम मेरे प्यार में क्या कर सकती हो। पत्नी, अब कोई भी हो, पत्नी हो या पति हो, जब अपना पार्टनर ऐसा बोलेगा तो फौरन पत्नी कहती है कि मैं तो तुम्हारे प्यार में जान दे दूंगी। इतना नसरीन कहती ही है कि फौरन जो डॉक्टर फारूक था उसे गले लगा लेता है और कहता है कि ठीक है, तुम जान दे दो। पत्नी को लगता है कि ये मजाक कर रहा है, लेकिन इससे पहले कि नसरीन कुछ समझ पाती, ये नसरीन के मुंह को दुपट्टे से बांध देता है और ऐसा बांधता है कि नसरीन चीख नहीं पाती। मुंह को बांधता है, बांधने के बाद नाक को दबा देता है ताकि नसरीन सांस ना ले पाए। और चूंकि ये डॉक्टर था तो बड़ा ज़हीन दिमागी था, महज एक उंगली से अपनी पत्नी का गला घोटता है ताकि अगर फिंगरप्रिंट, ये सारी चीज़ें भी हो तो ये जल्दी फंसे ना। अपने एक उंगली से अपनी पत्नी का गला घोटता है। घोटने के बाद कुछ देर तक चेक करता है कि पत्नी मरी या बची। जब इसे तसल्ली हो जाती है कि ये उसकी पत्नी है, वो मर चुकी है, अब इसके बाद ये अपने डिफेंस को तैयार करता है। सबसे पहले क्लिनिक से ये दवा ला चुका था, सुन्न करने के इंजेक्शन को निकालता है। निकालने से पहले घर के सारे सामान को बिखेर देता है, जितने जेवरात थे, जितने गहने थे, उनको एक पॉलिथीन में करके कहीं छुपा देता है। छुपाने के बाद सुन्न का इंजेक्शन निकालता है, अपने पेट पे इंजेक्शन लगाता है। लगाने के बाद ब्लेड से अपने पेट को थोड़ा सा कट करता है। कट करने के दौरान ये चेक भी कर रहा था कि कहीं कोई नाजुक अंग न डैमेज हो जाए। बड़े बारीकी से कट करता है, उसके अंदर थोड़ा सा चाकू घुसेड़ लेता है। अब चूंकि ये सुन्न का इंजेक्शन लगा चुका था तो इसे बिल्कुल दर्द भी नहीं होता। इतना करने के बाद फिर एक रॉड उठाता है, चेहरे को बचाते हुए अपने सर पे उस रॉड को मारता है। मारने के बाद चूंकि अपनी दादी को पहले इंजेक्शन दे चुका था तो चुपचाप अपनी पत्नी की लाश को उठाता है। उठाने के बाद उस लाश को बेड पे रखता है, वहीं गिरा देता है, सामानों को बिखेर देता है, खुद जाके बेड के पास गिर जाता है। बेटा शायद वो नशे में था या क्या था, अभी ये मामला पूरी तरह सुलझा नहीं है। अपने बेटे को बेहद घबराए अंदाज में हिलाता है, जगाता है और कहता है कि बेटा देखो क्या हो गया, फ़ौरन प्रधान जी को फ़ोन करो, गुहार लगाओ, पड़ोसियों को बुलाओ, और ऐसे ऐसे हो चुका है, हमारे घर में डकैत आए थे, घर को लूट लिया, तुम्हारी माँ को मार दिया और मुझे भी मार दिया। बेटा जैद 10 साल का ये बात सुनता है, फ़ौरन घबरा जाता है, चिल्लाता है और आसपास के सारे लोग आते हैं और सबको यही लगता है कि इस घर में लूटपाट हुई है। और कायदे से अगर जैद ये लाइन ना बोलता कि सारी चीज़ें मुझे मेरे पिता ने बताई और पूछताछ के दौरान डॉक्टर फारूक लड़खड़ाता ना, तो ये मामला आज भी पुलिस वाले सुलझाते रह जाते और शायद ही ये मामला कभी सुलझे। चूँकि इसने कत्ल करने का जो तरीका और बचने का जो तरीका सोचा था, ऐसी मिसाल हमारे हिंदुस्तान में बहुत कम मिलती है कि मारने से पहले खुद को ऐसा इंजर्ड करना कि लगे कि मामला बराबर का था। बस किस्मत इसकी अच्छी थी, ये बच गया और पत्नी मर गई। लेकिन जो वहाँ के एसएसपी हैं अखिलेश चौरसिया, उन्होंने इसके दिमाग से ऊपर उठ के खुद और ज़्यादा दिमाग लगाया और इस मामले को 36 घंटे के अंदर सुलझाया। लेकिन जब जब ये मामला अभी प्रकाश में आ रहा है, जैसे जैसे लोग सुन रहे हैं, किसी को न यकीन हो रहा है, न किसी को भरोसा हो रहा है कि एक आदमी अपनी ही साली के प्यार में, और इस आदमी को तो छोड़िए, जो साली थी एक गैर मर्द से शारीरिक संबंध बनाने के चक्कर में इस कदर पागल थी कि अपनी सगी बहन की हत्या का टिप दे देती और कहती उसे मार दो, मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। तो आज के टाइम में जो सम सर हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि कोई ऐसा रिश्ता बचा ही नहीं जिसका कत्ल ना हो रहा हो। लेकिन बहरहाल अगर ऐसी कहानी आप सुनते हैं, शेयर करते हैं और आप जानते हैं, तो कम से कम इतना ज्ञान, इतनी शिक्षा हम तक, आप तक पहुंच जाती है कि ऐसी चीज़ें ना सही हैं और इसका जो अंजाम होता है वो भी बुरा होता है, बदनामी होती है, सारी चीज़ें होती हैं। अगर वो दोनों अपनी जिस्मानी भूख को कब्ज़े में रखे होते, काबू में रखते, तो शायद आज खुद भी बचे होते, साली की भी इज्जत ना गई होती और पत्नी और उस साली की बहन नसरीन जिंदा होती। तो बहरहाल ये थी पूरी कहानी। इस कहानी को ख़त्म करूँ उससे पहले आपसे वही छोटा सा निवेदन है कि अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली अगर आप सुनने के इच्छुक हैं, ऐसी कहानी आपको पसंद आती है, तो रोज़ रात 10 बजे मैं सुनाता हूं, तो प्लीज़ आप आइए, सुनिए, खुद भी सुनिए, लोगों को बताइए कि देश दुनिया संसार में क्या कुछ हो रहा है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।